नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायली क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितना भी प्रश्न है सारे को हम लोग वन शॉट में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। और ये आपका जो बुक है सामान्य अध्ययन यूथ कंपटीशन टाइम्स का बुक है। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें A to Z क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना। बीपीएससी 1.0 टीआरई जो एग्जाम हुआ है 1.0 2.0 3.0 सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। ठीक है। और आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इससे आज हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट जिसका उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है ना, प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, किसके द्वारा विकसित की गई थी या किसके द्वारा बनाई गई थी? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाई गई थी। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित नौका का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस नौका की क्षमता 50 यात्रियों की है। यह फेरी हरित नौका पहल का हिस्सा है। इस फेरी को वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में चलाया जाएगा। यह पर्यावरण के अनुकूल, ऊर्जा कुशल एवं न्यूनतम आवाज वाली फेरी है। इसमें जो दहन होगा ना, ईंधन दहन जहाज़ों की तुलना में कम होगी। अदर जहाज़ों की तुलना में इसमें दहन भी क्या होगा, आपका कम होगा और रख रखाव की ज़रूरत भी कम पड़ेगी। रख रखाव की ज़रूरत भी कम होगी। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक 30 जनवरी 2024 को कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। देख लेते हैं विश्लेषण। उत्तर भारत का पहला डीएनए बैंक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट में 30 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया। इसमें मेक इन इंडिया के तहत निर्मित मशीनों को लगाया गया है। वर्ष 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। ठीक है। जिसके लिए उन्हें वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए सभा अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन जिसकी इकाई है डीएनए की अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। ठीक है ना। डीएनए सभा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है एवं यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए क्या करता है? आपका प्रोटीन संश्लेषण को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 में किस देश के सर्जनों ने दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया था? किसने प्रत्यारोपित किया था? यूएसए, अमेरिका ने प्रत्यारोपित किया था। अमेरिका का मेरीलैंड विश्वविद्यालय के डॉक्टरों ने विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित सूअर का हृदय मानव में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया। यह प्रत्यारोपण एक 57 वर्षीय मरीज पर किया गया जो हृदय रोग के आखिरी चरण में था। मानव में पहला हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जा सकता है? कैसे जाना जाता है? बताइए। ब्लॉकचेन के द्वारा जाना जाता है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर कार्य करती है। ब्लॉकचेन एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही खाता होता है जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है। ब्लॉकचेन में एक बार किसी भी लेन देन के दर्ज होने पर इसे ना तो वहां से हटाया जा सकता है और ना ही इसमें संशोधित किया जा सकता है। वर्तमान में विश्व भर में 1500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी प्रचलित है। पिछले दिनों सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक द्वारा घोषित लिब्रा के अतिरिक्त बिटकॉइन, एथेरियम आदि क्रिप्टो करेंसी के कुछ उदाहरण हैं।
अगला 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने रोबोटिक मैन होल सफाई तकनीक विकसित किया है? किसने विकसित किया है? केरल राज्य ने विकसित किया है। ठीक है, देखते हैं इसका विश्लेषण। देश में सीवेज को रोबोट की मदद से साफ करने की तकनीक विकसित करने वाला केरल प्रथम राज्य है। इस रोबोट का उद्घाटन गुरुवापुर नगर पालिका में राज्य के जल संसाधन मंत्री रोसी अगस्टिन ने किया। केरल स्थित जेनरोबोटिक्स द्वारा केरल स्थित जेनरोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोट का नाम बैंडीकूट है। इस रोबोट का नाम क्या आपका? बैंडीकूट है, जिसने हाल ही में केरल प्राइड पुरस्कार जीता है। और इसने कौन सा पुरस्कार जीता है? केरल प्राइड पुरस्कार जीता है। अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इनसेट INSAT 3D निम्नलिखित में से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो इसमें से कोई नहीं है ना, ये आपको 25 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था। विश्लेषण पर आइए। इनसेट 3D को 25 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया। यह मौसम से संबंधित उपग्रह है। वही भारत का आधुनिकता मौसम उपग्रह इनसेट 3DS 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, 7 नंबर क्वेश्चन, IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? किसके साथ करार किया है आपका? ये अल्टेयर के साथ करार किया है। IIT मद्रास ने वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी अल्टेयर के साथ करार करके संस्थान IIT मद्रास के इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग में $1 मिलियन के निवेश से ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब की स्थापना की। इसका उद्देश्य स्टार्टअप शोधकर्ताओं और छात्रों को इलेक्ट्रिक वाहनों के अध्ययन और विकास को आगे बढ़ाने के लिए आधुनिक उपकरणों और संसाधनों से सशक्त बनाना है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? आपका 23 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसका विश्लेषण। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर की जाती थी, जबकि सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। इन पुरस्कारों के अंतर्गत चार श्रेणियों यथा विज्ञान रत्न VR, विज्ञान श्री VS, विज्ञान युवा एवं विज्ञान टीम VT पुरस्कार में प्रदान किया जाएगा, है ना। ये सब पुरस्कार क्या किया जाएगा? प्रदान किया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अंतरिक्ष यान का नाम क्या है आपका? तो गगनयान नाम है। इसरो के बहुप्रतीक्षित मानव अंतरिक्ष मिशन को गगनयान मिशन एवं इसके लिए प्रयोग आने वाले अंतरिक्ष यान को गगनयान नाम दिया गया है। यह मिशन भारत इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। 2024 के अंत अथवा 2025 के शुरुआती माह में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए, कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? तो आपका क्या हो जाएगा? AI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AI। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3.0 में पूछा है। देखते हैं विश्लेषण। AI और वॉइस तकनीक किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित दिखा सकती है। इस तरह की तकनीक जो आपको मरे हुए लोगों से बात करने देती है, दशकों से विज्ञान कथाओं का मुख्य आधार रही है। यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से अध्यात्मवादियों द्वारा अपनाया जाता है, लेकिन अब यह एक वास्तविकता बन रही है और AI और वॉइस तकनीक के
तकनीक के प्रगति के कारण तेजी से सुलभ हो रही है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आइए। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? किसने अनुमति दी है आपका? तो ये तुर्की, स्वीडन और इटली। तुर्की, स्वीडन और इटली हो जाएगा। ठीक है, ये भी TRE 3.0 में पूछा। तुर्की, स्वीडन, इटली देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है। 12 नंबर क्वेश्चन, मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। ठीक है ना। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के रोम नाइट रोबोट का नाम क्या है? रोबोट का नाम है इसका ऑप्टिमस। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए नए टेस्ला के होम नाइट रोबोट का नाम ऑप्टिमस है। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के AI डे इवेंट में अपने बहुप्रचारित होम नाइट रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया। टेस्ला कंपनी ने फरवरी 2022 में अपने रोबोट का एक प्रोटोटाइप प्रदर्शित किया था। क्वेश्चन नंबर 14, HMX का पूर्ण रूप क्या है आपका? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव हो। ठीक है, देखते हैं। इसका सी ऑप्शन उधर गलत दिया गया। उसका HMX का पूर्ण रूप होता है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। इसे ऑक्टोजन और साइक्लोटेट्रामेथिलीन और टेट्रानिट्रामाइन है ना, साइक्लोटेट्रामेथिलीन और टेट्रानिट्रामाइन के के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है। HMX का उपयोग परमाणु उपकरणों, प्लास्टिक विस्फोटक, रॉकेट ईंधन और ब्रस्टर चार्जर में किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। चैट GPT का पूर्ण रूप जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है जो उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। चैट GPT में संवादी रूप से बातचीत करने की उल्लेखनीय क्षमता है, जिसे मनुष्य के लिए समझना आसान है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषा है? कंप्यूटर भाषा आपका कोबरा भी है, पाइथन भी है, एसक्यूएल भी है और जावा भी है। ठीक है ना। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद है, जिसमें पास्कल हो गया, जिसमें पास्कल बेसिक, उसका पोर्ट्रॉन हो गया, C++, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, उसके बाद लिस्प, कोबरा, एसक्यूएल आदि प्रमुख है। 17 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएगी? क्या सक्षम की जाएगी? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा एज कंप्यूटिंग, दूसरा नेटवर्क स्लाइसिंग। इसमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी हो जाए, 1, 2, 3। देखते हैं। 5G तकनीक मशीन टू मशीन संचार की सुविधा से संपन्न होगी, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की नींव है। यह नेटवर्क स्लाइसिंग LOT, क्लाउड, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एज कंप्यूटर के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण प्रवर्तक हो सकता है। 5G पांचवी पीढ़ी की सेल्यूलर तकनीक है जो मोबाइल नेटवर्क पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की गति को बढ़ाएगी।
अगला देख लेते हैं। इसका सूची 1 सूची 2 को क्या करना है, आपको मिलाना है। इधर दिया गया अंतरिक्ष मिशन और इधर दिया गया खोज। ठीक है, तो देखते हैं इसका। तो कैसिनी ये आपका अंतरिक्ष मिशन है। कैसिनी हुर्जेंस की बात करते हैं तो ये आपका शनि और उसके वलय की खोज है ना। जूनो की बात करते हैं, बृहस्पति ग्रह की खोज है। आर्टेमिस की बात करते हैं तो ये आपका है मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक की खोज है। और इसका वेरिटास क्या है आपका, वेरिटास शुक्र की खोज है। ठीक है, इसका विश्लेषण देख लेते हैं। अंतरिक्ष मिशन और इधर खोज। कैसिनी हुर्जेंस की बात करते हैं, शनि और उसके वलय की खोज है। जूनो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड खोज है। उसका आर्टेमिस है आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक की खोज है। उसका वेरिटास आपका शुक्र ग्रह की खोज है। ठीक है ना। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपका हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तित, संचारित, संसाधित और संग्रहित कर सकते हैं। फोटोवोल्टेइक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है जो डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। फोटोवोल्टेइक सेल जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक फोटोवोल्टेइक सेल जिसे आमतौर पर सौर सेल कहा जाता है, एक गैर यांत्रिक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1 गीगाबाइट 1 जीबी बराबर होता है। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, तो आपका 224 MB के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट 1 जीबी 224 MB के बराबर होता है। 1 किलोबाइट की बात करते हैं, 1 KB बराबर होता है 224 बाइट्स होता है। 1 मेगाबाइट होता है आपका 224 किलोबाइट्स होता है। 1 टेराबाइट होता है आपका 224 गीगाबाइट्स होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो ये बग के रूप में जाना जाता है। विश्लेषण देख लीजिए। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो कंप्यूटर को सही ढंग से काम करने से रोकता है, बग के रूप में जाना जाता है। बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या खोट, फॉल्ट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम शब्द है। जब कोई डेवलपर सॉफ्टवेयर में इस बग को ढूंढकर ठीक करता है तो इस प्रक्रिया को डिबगिंग कहते हैं। अगला DOS का अर्थ क्या होता है। DOS का अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DOS का अर्थ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है। यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं रैम का क्या अर्थ होता है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जिसमें डेटा व प्रोग्राम अस्थायी तौर पर लोड या स्टोर होता है। इन डाटा एवं प्रोग्राम का प्रयोग CPU द्वारा प्रोसेसिंग के दौरान किया जाता है। अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने के कारण रैम को अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। इसे वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन पर आइए। हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रहण को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। इसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रहण को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह
के लघु भौतिक क्षेत्रों को आवृत करता है। लोकल एरियल नेटवर्क की मदद से हम कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका विश्लेषण देख लीजिए। HTTP का अर्थ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका अर्थ, है ना। यह वर्ल्ड वाइड वेब www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज का हस्तांतरण इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। यह HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल क्या होता है आपका? क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है HTTP। 26 नंबर क्वेश्चन, मॉडेम का अर्थ क्या है आपका? मॉडेम का अर्थ होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉडेम का अर्थ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रोग्राम जो न तो खुद को दोहराता है और न ही कॉपी करता है बल्कि कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है या उससे समझौता करता है। कौन सा कंप्यूटर वायरस है? ये कौन सा कंप्यूटर वायरस है आपका? तो ये ट्रोजन है। इसका नाम क्या है आपका? ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स यह एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है। जब इस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करता है। इसका उपयोग अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने तथा उनके इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता है और न ही खुद को दोहराता है बल्कि यह कंप्यूटर सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर क्या है? तो एक प्रोग्राम है, ठीक है ना। एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्पाइडर एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों को सूचीबद्ध करता है। यह सभी सर्च इंजनों जैसे गूगल और याहू के लिए वेबसाइटों का पता लगाने और उन्हें अनुक्रमित करने के लिए वेब यात्रा करता है। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका MS वर्ड ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद अवास्ट एंटीवायरस ये भी है। उसके बाद एडोबे फोटोशॉप ये भी है। उसके बाद विंडोज़ 7 ये एप्लीकेशन नहीं है। विंडोज़ 7 आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका विश्लेषण देखिए। दिए गए विकल्पों में विंडोज़ 7 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि यह एक संचार प्रणाली है। विंडोज़ 7 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, डैश को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किनको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को आज के कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1820 में चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कैलकुलेटर और डिफरेंस इंजन का डिजाइन और निर्माण उन सिद्धांतों पर किया जिसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की परिकल्पना की थी। बेबेज की अवधारणा को अंततः इंजीनियरों द्वारा पहले कंप्यूटर प्रोटोटाइप के विकास में इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो आपका निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच से। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु डॉट्स को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है।
बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होता है? तो आपका 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक है, इसमें से ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। जियो स्टेशनरी उपग्रह पृथ्वी परिक्रमा उपग्रह है जो भूमध्य रेखा के सीधे लगभग 22,300 मील या 35,800, कहीं कहीं आपको 36,000 मिलेगा, है ना, 22,300 मील या 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है। ये उपग्रह उसी दिशा में घूमती है जिस दिशा में पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी किधर से किधर घूमती है बताइए? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जियो स्टेशनरी उपग्रह ट्रांसपोंडर से सुसज्जित होते हैं जो पृथ्वी से रेडियो सिग्नल प्राप्त करते हैं, बढ़ाते हैं और पुनः क्या करते हैं? प्रसारित करते हैं। इसका उपयोग दूर संचार में होता है, प्रसारण, रिमोट सेंसिंग और नेविगेशन सहित कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, पेगासस क्या है? पेगासस क्या है आपका? पेगासस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है ना, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। पेगासस एक स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ द्वारा विकसित किया गया है। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो लोगों के फोन के माध्यम से जासूसी करता है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन पर देखिए, चलिए। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला होरूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? आपका ऑप्टिमस है। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ने ऑप्टिमस नाम के ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है और टेस्ला ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस इंसानों जैसी कई काम कर सकता है। जो टेस्ला का ह्यूमनॉइड ऑप्टिमस जो रोबोट है ना, इंसानों की तरह कई तरह क्या कर सकता है? ये काम कर सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक 7वीं ग्रेड के छात्र एलेक्स मैथर द्वारा लाल ग्रह मंगल के लिए चुने गए 5वें अन्वेषणात्मक वाहन का नाम क्या है? तो इसका परसिवरेंस है। ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 5वें मंगल रोवर का नाम परसिवरेंस रखने की घोषणा की। पहले रोवर को इसके कोड ने मार्च 2020 के नाम से जाना जाता था। 5वें मंगल रोवर परसिवरेंस का नाम का सुझाव 7वीं ग्रेड की छात्र एलेक्स मैथर ने दिया था। ठीक है ना, और इसकी घोषणा नासा के विज्ञान निदेशक थॉमस जुर्बुचेन ने बर्क वर्जीनिया के लेक ब्रैडॉक सेकेंडरी स्कूल में एक कार्यक्रम में की थी। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो आपका माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल संचार व्यवस्था में माइक्रोवेव विकिरण प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग डैश में किया जाता है? किस में किया जाता है? रॉकेट को लॉन्च करने में किया जाता है। निम्न ताप की या क्रायोजेनिक भौतिकी की वह शाखा है जिसमें अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न कर उसे व्यवहारिक प्रयोग में लाया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग अंतरिक्ष यान या रॉकेट में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन तरल ऑक्सीजन LOX और तरल हाइड्रोजन LH2 का प्रयोग प्रणोदक के रूप में करता है, जो क्रमशः -183 डिग्री सेल्सियस और -253 डिग्री सेल्सियस पर द्रवीभूत होता है। 38 नंबर क्वेश्चन, इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है ना, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को की गई थी तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई जी को माना जाता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन, इसरो का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु में। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका 1975 में प्रक्षेपित किया गया था।
आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे सोवियत संघ द्वारा 19 अप्रैल 1975 को कॉसमॉस 3 प्रक्षेपण यान द्वारा कास्पुतीन यार बैंकानूर से प्रक्षेपित किया गया था। 41 नंबर क्वेश्चन, TERLS क्या है? TERLS क्या है? क्या है आपका एक रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन है। TERLS का पूर्ण रूप होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है जो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है आपका इसमें 111 इस प्रकार से लिखी जाती है। इसका हम क्लास देंगे विश्लेषण वाला, ठीक है ना, अलग से। कंप्यूटर की संख्या को बाइनरी में बदलने की आवश्यकता होती है। संख्या 7 को बाइनरी में 111 लिखा जाएगा। बाइनरी कोड में दो मानों 0 और 1 का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, INS विराट नामक भारतीय नौसेना का भारतीय महासागर में एकमात्र वायुयान भारत 1959 में किस नाम से रॉयल ब्रिटिश नेवी में सम्मिलित किया गया था? तो आपको सम्मिलित किया गया था HMS हर्मिस। INS विराट को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निर्मित किया गया था। ब्रिटेन द्वारा निर्मित इस पोत को पहले HMS हर्मिस के नाम से जाना जाता था। यह पोत मार्च 2017 को सेना से रिटायर हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पैम का संबंध है। स्पैम का संबंध किससे? आपका कंप्यूटर से स्पैम का संबंध है। स्पैम अवांछित ईमेल, संदेश या विज्ञापन होता है जिन्हें यूजर की अनुमति के बिना ही उसके अकाउंट पर बार बार भेजा जाता है। स्पैमिंग मेल का मुख्य उद्देश्य यूजर के कंप्यूटर का डाटा चोरी करना है। 45 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक 3G दूर संचार है? तो आपका क्या जाएगा? WiMAX और UMTS, ठीक है। तो WiMAX और UMTS 3G दूर संचार तकनीकें हैं। WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव फॉर एक्सेस, किसी भी डाटा को बिना तार संचार की सुविधा प्रदान करता है। UMTS क्या है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? UMTS बोलते हैं। तीसरी पीढ़ी की बेतार प्रौद्योगिकी है जिसे 4G प्रौद्योगिकी में भी विकसित किया गया है। इसका सबसे आम रूप है WCDMA। 46 नंबर क्वेश्चन, विकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो OMR का प्रयोग किया जाता है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसका प्रयोग बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर जांचने में किया जाता है। OCR की बात करते हैं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है ना, रिकॉग्निशन के द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट एवं इमेज को कंप्यूटर के पढ़े जाने योग्य फॉर्मेट में बदला जाता है। MICR की बात करते हैं तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है ना। यह कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक आधारित कोड है जिसका उपयोग बैंकों द्वारा चेक क्लियरेंस में किया जाता है। एप्पल का सर्वोत्कृष्ट गुण यह था कि यह क्या है बताइए? यह भू-स्थैतिक उपग्रह। एप्पल की बात करते हैं। एप्पल द एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एक भारतीय संचार उपग्रह है जो भू-स्थैतिक संचार उपग्रह है। यह क्या है? भू-स्थैतिक संचार उपग्रह है। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे 19 जून 1981 को कोरू, फ्रेंच गुयाना से एरियन 1 द्वारा सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया था। इसे 19 सितंबर 1983 को बंद कर दिया गया। 48 नंबर क्वेश्चन, अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो आपका ये देहरादून में स्थित है। भारत का अहमद भारतीय उपग्रह स्टेशन केंद्र फखरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में वर्ष 1977 में देहरादून में स्थापित किया गया था।
49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिसाइल का निर्माण भारत में नहीं किया गया? किसका निर्माण नहीं किया गया? तेजस का निर्माण नहीं किया गया। आकाश, नाग तथा पृथ्वी भारत में निर्मित प्रमुख मिसाइलें हैं, जबकि तेजस भारत द्वारा निर्मित एक स्वदेशी फाइटर जेट विमान है। क्वेश्चन नंबर 51, अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी है? तो आपका स्पाइस जेट है। स्पाइस जेट ने बम्बार्डियर Q400 से देहरादून दिल्ली के बीच उड़ान का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल हो गया जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को उड़ाया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे विकसित देश ऐसा कर चुका है, लेकिन विकासशील देश में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि दुनिया की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट से लॉस एंजल्स से मेलबर्न के लिए उड़ान भरी थी। 52 नंबर क्वेश्चन, किस रॉकेट वाहन से इसरो ने GSAT-6A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किससे लॉन्च किया गया है? तो आपका GSLV F08 से लॉन्च किया गया है। GSAT-6A उपग्रह का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड द्वारा किया गया था। इस उपग्रह को GSLV F08 लॉन्च पैड द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। GSLV F08 GSLV के 12वीं उड़ान थी और स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज के साथ छठवीं उड़ान थी। GSAT-6A का वजन 2140 किलोग्राम है। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त 2018 को इसरो द्वारा 29 मार्च 2018 को प्रक्षेपित संचार उपग्रह GSAT-6A से संपर्क टूट गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक प्रयास हेग कोड ऑफ कंडक्ट HCOC को हाल ही में निम्न में से किस देश ने सदस्यता ग्रहण किया है? ठीक है ना, तो भारत ने इसका सदस्यता ग्रहण किया। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। 1 जून 2016 को भारत बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को रोकने हेतु स्थापित हेग आचार संहिता HOC हेग कोड ऑफ कंडक्ट का सदस्य बनने वाला विश्व का 138वां देश बना है। हेग आचार संहिता बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रतिबंधित नहीं करती, बल्कि यह उनके उत्पादन, परीक्षण एवं निर्यात पर अंकुश लगाती है। यह स्वैच्छिक और विधिक रूप से गैर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता का स्थापना 25 नवंबर 2002 को हुई थी। इसका कार्यकारी सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। चीन और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं है। अभी इसका सदस्य चीन और पाकिस्तान नहीं है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO लैब किस राज्य में स्थापित होगी? तो आपका महाराष्ट्र में स्थापित होगी। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व पर शोध के लिए लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना है। यह भारत की पहली एवं विश्व की तीसरी LIGO प्रयोगशाला होगी। यह नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका NSFA द्वारा प्रायोजित है। 55 नंबर क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो आपका ये जनरेशन के लिए। किसके लिए प्रयुक्त है? आपका जनरेशन के लिए। 2G स्पेक्ट्रम में G अक्षर जनरेशन के लिए प्रयुक्त होता है। वर्तमान में तकनीक 2G के आगे है ना 2G, 3G, 4G, 5G भी लॉन्च कर दी गई। इन सभी तकनीकों में अगला पहले से कुछ तकनीकी सुविधाएं ज़्यादा रखता है। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहाँ पर स्थित है? तो आपका कोच्चिन में स्थित है। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ केरल राज्य के कोच्चिन में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कोच्चिन में जलावतरण किया गया था। अगला जलावतरण किया गया था इसका कोच्चिन में। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वाटसन रडार का आविष्कारक है। देख लेते हैं रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग
रेडियो अभिज्ञान तथा परास का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट ने स्कॉटलैंड में 1930 में किया था। 58 नंबर क्वेश्चन, इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो आपका 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया। देखते 4 पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से निर्मित बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A को एरियन 4 रॉकेट द्वारा अगस्त 1992 को फ्रेंच युयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स एक क्या है बताइए? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इस पर डाटा संबंधित कार्य अधिक किया जाता है। इसी के साथ यूनिक्स का भी प्रयोग किया जाता है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस है। अन्य प्रमुख ओएस में विंडोज, एंड्रॉयड, उबंटू आदि आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सौर ऊर्जा है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जहां सौर ऊर्जा के उत्पादन की अपार संभावना है। 61 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं कौन है? H.J. भाभा जी हैं। होमी जहांगीर भाभा जी को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। डॉक्टर भाभा ने वर्ष 1944 में टाटा से परमाणु ऊर्जा पर शोध के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। टाटा ने 1945 ईस्वी में टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा 10 अगस्त 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान AEE का गठन किया गया। भाभा जी की मृत्यु 1966 के बाद 1967 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान AEE का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क रख दिया गया। ठीक है ना, कर दिया गया। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है किनको जाता है? वी साराभाई को जाता है। वी साराभाई जी को जाता है। अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय विक्रम साराभाई जी को जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर कल्पक्कम आदि है ना। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव या रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशाला की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए इन्हें भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने व्यवहारिक रसायन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला 63 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है आपका? तो रुद्रम नाम है। क्या नाम है इसका? रुद्रम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के करीब व्हीलर द्वीप से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया। सफल परीक्षण के बाद भारत ने स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। एंटी रेडिएशन मिसाइलों को विरोधी रडार और अन्य संचार परिसंपत्तियों का पता लगाने, उसके बाद ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन, आदित्य L1 उपग्रह का TRE 2.0 में पूछा है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है आपका? L1 है। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट का प्रयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। यहाँ L1 की तात्पर्य
L1 से तात्पर्य सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैंग्वेज बिंदु 1 से है। L1 अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो खगोलीय पिंडों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलन में होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है ना। तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। देखते हैं, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक ऐसा नाभिकीय रिएक्टर है जो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करके बिजली उत्पन्न करता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के लिए जिस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है उसे यह रिएक्टर दोबारा इस्तेमाल योग्य ईंधन में बदलकर उत्सर्जित करता है। इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और यूरेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है जिसे मॉक्स फ्यूल कहा जाता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में लिक्विड सोडियम को कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका जो भी था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आज ख़त्म हो गया और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा बहुत सारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा कंप्लीट है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।